अच्छा जी, पहले हमने फर्स्ट पार्ट में थोड़ी सी एनाटॉमी को डिस्कस किया और उसकी जो बेसिक पैथोलॉजी है उसको हमने डिस्कस किया। जो पार्ट सेकंड है ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और क्योंकि लास्ट पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी काजेज देखेंगे, देन वी विल गो इनटू द साइन एंड सिम्टम, एंड देन वी विल डिस्कस द कॉम्प्लिकेशंस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। Then we are going to discuss the investigation. After that, treatment option that we have available options, and the last one is very important, frequently asked question. These questions इवनली आप ये समझे कि आपके MLE हो गया, MRCP हो गया, FCPS हो गया, जो भी एग्जाम दे रहे हैं आपके एक्लेजिया के 1, 2 या 3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं, या तो उसकी पैथोलॉजी से आ जाएंगी, या तो वो उठा के आपको फ्रीक्वेंटली उसमें से दे देगा, ट्रीटमेंट्स में से दे देगा, या इन्वेस्टिगेशन में से देगा। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट भी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको देखना है। तो काजिज, अच्छा जी, काजिज के बारे में हम ये करते हैं कि इसका काज स्टिल अननोन है, और बहुत सारे लोगों का ये, बहुत सारे जो हमारे फिजिशियंस हैं या इवन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि अभी तक इसकी जो काज है दैट इज, ये इसको हम लेबल करते हैं ऑटोइम्यून, मे बी ऑटोइम्यून काज हो सकती है, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, अब देन आपके पास आ जाता है साइन एंड सिम्टम्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास लोअर एसोफेगस जो है अनएबल टू रिलैक्स, ये आपके पास रिलैक्स नहीं हो सकता, इट इज रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड। देयर आर 50% पेशेंट हु हैव हाइपरटेंसिव लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अब क्या होता है कि पेशेंट को लिक्विड, जाहिर है जब आप swallow करते हैं और आपका जो खाना है, ये फूड है, इट इज अनएबल टू प्रॉपरली एंटर इनटू द स्टोमक, तो आपके पास एक सिम्टम आती है जिसको हम कहते हैं डिस्फेजिया। क्या कहते हैं हम? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया इज अ डिफिकल्टी इन swallowing। अब एक्लेजिया में क्वेश्चन जो आएगा, a patient presented to emergency department with dysphagia of both solid and liquid from last 3 or 4 weeks। तो इसमें जो डिस्फेजिया होती है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से क्या होती है आपके पास, सेम होती है, सिमिलर, एक ही टाइम पे प्रेजेंट करता है कि उसको सॉलिड और लिक्विड से एक ही दम उसको डिस्फेजिया स्टार्ट होगी। अब अगर हम कैंसर की बात करते हैं एसोफेगस, उसमें प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होती है। नर्वस काज में जो होता है उसमें आपको लिक्विड से ज्यादा होती है, सॉलिड से कम होती है, तो वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाता है। तो यहां से आपने सिनेरियो को समझ जाना है कि ये किसकी बात कर रहा है, एक्लेजिया की बात कर रहा है। तो इसमें पेशेंट को डिस्फेजिया होगी, और पहले पेशेंट को एंजाइटी सिम्टम्स भी आ सकते हैं। पेशेंट इसको जो है वो, ये डॉक्टर इवन अगर वो इसके बारे में डिटेल हिस्ट्री नहीं लेते तो वो क्या सोचते हैं कि इसको एंजाइटी डिसऑर्डर है। ऑफन इट इज मिसडायग्नोज्ड एज एंजाइटी डिसऑर्डर। सो डिस्फेजिया बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है साइन एंड सिम्टम्स में, जाहिरा पेशेंट को डिस्फेजिया है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग है उसको, डिफिकल्टी स्वालोइंग है उसको, खाने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो खाना कम खा रहा है, लॉस ऑफ वेट। दूसरा क्या हो सकता है, लॉस ऑफ वेट, पेशेंट का वेट लॉस हो सकता है। एंजाइटी सिम्टम्स हो सकती हैं, डिस्फेजिया टू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड हो सकता है, एंड देन लॉस ऑफ वेट के साथ आपके पास आ सकता है। तो आपने सस्पेक्ट कर लिया कि इस पेशेंट को क्या है, एक्लेजिया है। नाउ वी मूव टू दैट कि हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है, और ये इन्वेस्टिगेशन हमने कौन सी करवानी है, स्टार्ट कहाँ से करना है। ज़रा OGD करेंगे, और आपने गैस्ट्रोडुडेनोस्को एसोफेजियोस्कोपी कर दी, उसमें अगर आपको कोई चीज़ नजर आ गई वेल एंड गुड, या वहाँ पे आप देख सकते हैं। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक जो आपकी एंडोस्कोपी, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक डायग्नोसिस फॉर द एक्लेजिया। दूसरा आप करते हैं बेरियम स्वेलो। बेरियम स्वेलो में अब आपके पास एसोफेगस की पेरिस्टालिसिस ऊपर से खत्म है, एसोफेगस डायलेट है, नीचे से एसोफेगस का स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, और ये इस तरह की अपीयरेंस आती है। तो ये जो अपीयरेंस आती है, और ये जो अगर मैं अपीयरेंस बनाऊं आपको यहाँ पे, तो ये किसकी अपीयरेंस बनेगी, यहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो ये किसकी अपीयरेंस बढ़ती है, बर्ड बीक। तो आपको बेरियम स्वेलो में क्या क्लासिकल साइन नजर आएगा, बर्ड बीक, यानी कि जो परिंदा होता है उसकी चूंच की तरह आपको ये आगे से बिल्कुल शार्प नजर आती है। तो आपको बेरियम स्वेलो में ये MCQs भी आ सकता है कि एक पेशेंट का हमने बेरियम स्वेलो कराया और बर्ड बीक आया, तो आप बताएं डायग्नोसिस क्या है, तो एक्लेजिया है। एक तो ये बात।
अच्छा, अब वो कभी कभी ये पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंटली पूछता है, व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज एक्लेजिया? तो मैनोमीट्री। मैनोमीट्री जो होती है ये मेजर करती है प्रेशर को, और प्रेशर को कहां पे मेजर करती है? लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के प्रेशर को मेजर करती है। दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक, ये मैं इस पे एम्फिसाइज कर रहा हूं, मोस्ट स्पेसिफिक गोल्ड स्टैंडर्ड कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए एक्लेजिया के एक सिंगल टेस्ट अगर आपने करवाना हो तो वो कौन सा करवाएंगे? मैनोमेट्री करवाएंगे। मैनोमेट्री में आपको पता चल जाएगा। मैनोमेट्री में अब आपको क्या पता चलेगा? मैनोमेट्री में ये थोड़ा अब एडवांस लेवल, एब्सेंट पेरिस्टालिसिस in the body of esophagus plus increase pressure at lower esophageal sphincter is equal to achalasia। ये फाइंडिंग आपको मिलती है किस चीज पे? मैनोमेट्री में, कि एब्सेंट पेरिस्टालिसिस, बॉडी में पेरिस्टालिसिस एब्सेंट है, नीचे लोअर एसोफेजियल के लेवल पे आपके पास क्या चीज है? प्रेशर ज्यादा है, आपको मैनोमेट्री में डायग्नोज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन आ जाता है किस चीज का? कॉम्प्लिकेशन का। अच्छा, बड़ी बहस होती है किसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। कुछ लोग कहते हैं नमोनिया, कुछ क्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्लेजिया, तो आपका आंसर है ब्रोंकाइटिस। और अगर आपसे पूछा व्हाट इज द डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्लेजिया, क्योंकि ये लोअर 2/3 में होता है, सॉरी लोअर 1/3 में होता है एसोफेगस के, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एक्लेजिया काज करवा सकती है। तो मोस्ट डेंजरस आपके पास कॉम्प्लिकेशन क्या आ गई? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस, और मोस्ट कॉमन आपके पास ब्रोंकाइटिस। तीसरा क्वेश्चन वो पूछता है स्पायरोमेट्री में क्या पैटर्न आ सकता है? स्पायरोमेट्री में क्या पैटर्न आ सकता है? तो स्पायरोमेट्री में ये रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न देती है। क्या देती है? रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न। किसकी वजह से? एस्पायरेशनल निमोनिया की वजह से। एस्पायरेशनल निमोनिया भी कॉमन होता है क्योंकि जो आपके पास लोअर एसोफिगल स्फिंक्टर जब रिलैक्स नहीं हो सकता तो वो कंटेंट किधर जाते हैं? आपके लंग्स में। तो लंग्स में वो ब्रोंकाइटिस काज कर सकते हैं या फिर आपको एस्पायरेशन निमोनिया काज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जब आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो आपको रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न आता है। तो ये 3-4 बड़ी एडवांस चीजें और ये 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज भी हैं और सारे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर हम एक्लेजिया को डिस्कस करें तो ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन आप इसको क्या करते हो? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे देते हैं या नाइट्रेट्स दे देते हैं। ये क्या करते हैं? ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पेशेंट को सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। ओल्ड एज में अगर आपसे पूछा जाए तो बोटुलिनियम टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं। बोटुलिनियम टॉक्सिन क्या करते हैं? एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देते हैं और वहां पे आपके लोअर एसोफेजियल को रिलैक्स कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेजिया, तो आपने कहना है मायोटमी। कौन सी मायोटमी? हेलर मायोटमी। ये दो तरह से हो सकती है, लैप्रोस्कोपिक भी हो सकती है और पर ओरल एंडोस्कोपी से भी हो सकती है। सो दिस इज द मोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड। इसको मैं लिखूंगा कि ये आपके पास गोल्ड स्टैंडर्ड के अलावा इसके लिए जो लफ्ज है वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है हेलर मायोटमी। ये लैप्रोस्कोपिक से भी हो सकती है या फिर पर ओरल एंडोस्कोपी से भी हो सकती है। तो दिस इज द ट्रीटमेंट। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एमआरसीपी में, एमएलई में खासकर एक्लेजिया में, वो आपको मैनोमेट्री का पूछेगा, कंफर्मेटरी टेस्ट। मैनोमेट्री में फाइंडिंग्स पूछेगा वो आपको ट्रीटमेंट ओल्ड एज में पूछेगा, वो ट्रीटमेंट आपको पूछेगा यंग एज में, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ये चीजें आपको वो पूछेगा। एमएलई हो गया या जो भी आपके पास एमआरसीपी, इवन एफसीपीएस पार्ट 1 में मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग या डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्लेजिया। I hope so that this video cleared your concept, basic concept, and inshallah we will meet in the next video.